रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट ने कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में बीआईटी सिंदरी के परिसर में छात्रावास निर्माण के लिए 89 करोड़ की मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट में 87 पद के सृजन को मंजूरी मिली। रांची के कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय के पास पलास मार्ट खोलने के लिए 4 करोड़ को स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई। इस तरह कुल मिलाकर कैबिनेट की इस बैठक में 34 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी राहुल। विधानसभा विशेष सत्र के ठीक एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक और 34 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है, इसके क्या कुछ मायने निकल कर सामने आ रहे हैं और ये कितना अहम है? देखिए इसमें चार योजनाओं की प्रस्ताव में सारथी रोजगार योजना, उसके साथ ही मुख्यमंत्री से जुड़े दो और योजना है जो मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी बच्चे करेंगे उनके लिए एक कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही जो 10वीं पास कर जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य जो उच्च स्तर की पढ़ाई होती है उसकी तैयारी के लिए निःशुल्क प्रतियोगी जो निःशुल्क शिक्षा कोचिंग की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री की ओर से, इस प्रस्ताव पे मुहर लगी है। उसके साथ ही एक अलग गुरुजी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना जो होगा उस पर मुहर लगी है। इस चारों योजनाओं की शुरुआत 15 नवंबर को यानी झारखंड स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुरुआत करेंगे इन चारों योजनाओं की। इन चारों योजनाओं में देखिए सबसे खास योजना है कि पहली जो योजना है सारथी रोजगार योजना है। 1 सालों तक ब्लॉक स्तर तक कैंप लगाए जाएंगे और सभी लोगों को प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसमें कई कैटेगरी होगी, इसमें कारपेंटर होंगे, सिलाई करने वाले टेलर होंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि 1 सालों तक प्रशिक्षण जो भी व्यक्ति ले लेगा उसे 1 सालों तक 1000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। अगर उसकी 1 साल के अंदर नौकरी लग जाती है तो उसे उसका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। अगर 1 साल तक उसकी नौकरी नहीं लगती है तो 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से ट्रेनिंग लेने के बाद उसे भत्ता दिया जाएगा। वहीं महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को 1500 की राशि भत्ता के रूप में दी जाएगी। उसके बाद दूसरी नई योजना जो शुरुआत की जा रही है छात्रों के लिए जो 10वीं पास करके मेडिकल, इंजीनियरिंग या जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए बाहर में कोचिंग करने जाते हैं, राज्य में कोचिंग की व्यवस्था उनको की जाएगी और प्रति माह उनको रहने के लिए 2500 रुपया प्रति माह उनको दी जाएगी कि वो घर से बाहर अगर रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंगों में तो प्रति माह उन्हें 2500 रुपये की दी जाएगी। इसमें जो राज्य के 8000 जो बच्चे होंगे उन्हें चयनित किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मतलब 10वीं के बाद जो उच्च शिक्षा लेनी चाहते हैं उसकी कोचिंग की तैयारी करेंगे, उस 8000 बच्चों की पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, मेरिट के आधार पर उनकी बहाली होगी। इंट्रेंस एग्ज़ाम के समय ही उन पे चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो भी कोचिंग संस्थानों से इनका एक तरह से कहें कि सरकार का कोलैबोरेशन होगा, सरकार से एमओयू साइन करेगी, उन संस्थानों में उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। जब तक 2 सालों तक वो तैयारी करेंगे, 2 सालों की तैयारी तक उन्हें 2500 रुपया सरकार रहने खाने की व्यवस्था के लिए देगी और निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। वहीं जो एकलव्य परीक्षा जो एकेडमी की जो बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से, उस के तहत जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, उसके साथ ही रेलवे भर्ती हो गया और सेना ने 5 ऐसी कैटेगरियों को चुन कर रखी हैं जो 5 भर्तियों की तैयारी लड़के करेंगे। उनके लिए
निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी, उसमें भी 8,000 छात्रों को पहली बार चयनित किया जाएगा। ये ऐसे छात्र होंगे जो इनकम टैक्स के दायरे में इनके अभिभावक नहीं आते होंगे और इन्हें भी 2500 रुपया मतलब प्रति महीने 2500 रुपया रहने और खाने के रूप में एक तरह से उपलब्ध कराएगा और निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। और आखिरी जो सबसे आखिरी जो प्रस्ताव था युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए पेश किया गया है, जो योजना शुरुआत की जा रही है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें 15 लाख एक स्टूडेंट को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऋण तब तक नहीं चुकता होगा, मतलब जब तक छात्र अपना कोर्स पूरा नहीं करता है। कोर्स पूरा करने के 1 साल बाद उसे EMI उसकी स्टार्ट होगी और 15 साल में इस 15 लाख की राशि का भुगतान करना है। 4% एक तरह से कहेंगे 4% जो ब्याज दर होगा इस राशि पे पूरा लगेगा और बाकी का जो ब्याज दर होगा सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। अगर छात्र किसी कारणवश जमा नहीं कर पाता है तो उसकी रिकवरी की गारंटी जो है सरकार लेगी और रिकवरी की राशि सरकार जमा करेगी। एक तरह से हम कहेंगे 4 जो योजनाएं हैं ये राज्य के युवाओं से जुड़ी योजनाएं, नई योजनाओं की शुरुआत सरकार कर रही है। तो एक तरह से कहेंगे अहम 4 योजनाएं राज्य के युवाओं के लिए देखी जा रही है, 15 नवंबर से लॉन्च की जाएंगे। और अन्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे जमशेदपुर में एक पुल की निर्माण की बात कही गई है, उसके लिए राशि की स्वीकृति हुई है। उसके बाद BIT सिकंदरी में आप देखेंगे तो वहाँ पे छात्रावास के लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर और राज्य के विकास को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं और 4 नई योजनाओं की शुरुआत सरकार कर रही है, जिसकी लॉन्चिंग 15 नवंबर को होगी। अब हम आते हैं विशेष सत्र पर। जैसा कि आपने कहा कि विशेष सत्र की बात बुलाई जो गई है, तो विशेष सत्र में अगर आप देखेंगे तो विशेष सत्र में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा होगी। आयुष, एक 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति और दूसरा 27% OBC के आरक्षण पे चर्चा होगी। अब देखना ये होगा कि जो विशेष सत्र के ठीक एक दिन पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठक हो रही है, दोनों विधायक दलों की बैठक हो रही है। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और दूसरी तरफ यूपीए विधायक दल जो सत्तारूढ़ है उनकी भी बैठक हो रही है। तो क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही होगी कल के विशेष सत्र में? एक तरफ जहां स्थानीयता विधेयक पारित होगा, वहीं दूसरी तरफ क्या विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ाने वाली है इस सत्र को? देखिए, जब भी कोई भी सत्र, विशेष सत्र हो या आम जब सत्र होता है, मानसून सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो या शीतकालीन सत्र, जब भी शुरुआत सत्र की होती है तो अक्सर सत्र से एक दिन पहले सभी दल अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं और रणनीति बनाते हैं कि सरकार को किस तरीके से घेरना है, सरकार राज्य में किस तरीके के मुद्दे हैं जिस पर सरकार से चर्चा करनी है, सदन में चर्चा करनी है, अपनी बातों को किस तरीके से रखना, सरकार के किस पहलू पर, किस मुद्दे पर विरोध करना है। हालांकि इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर चर्चा होगी और एक प्रस्ताव होगा OBC को 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर सदन में लाया जाएगा, जिसे पास कराने की कोशिश होगी और सदन में सरकार के पास पूरा बहुमत है और पास भी करा लेगी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं सदन में हंगामे की बात, हंगामा इस पहलू पे होगा क्योंकि जिस तरीके से सरकार के लगातार 2 विधायकों के यहाँ छापेमारी हुई है और इनकम टैक्स ने जो इस तरीके से प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि 100 करोड़ से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मिला है, लेन देन है, कई संपत्तियां हैं, उसको लेकर कई एविडेंस IT की टीम को मिले हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ED दूसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर चुकी है, पूछताछ के लिए कार्यालय बुला ली है। उसके पहले आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उन्हें भी ED पूछताछ की और अब वो ED हिरासत में जेल में बंद है। उसके अलावा कोयला कारोबारी जो अमित अग्रवाल हैं वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं हेमंत सोरेन के और वो भी ED के हिरासत में है, जेल में बंद है, उनसे भी लंबी पूछताछ चली है। कुछ पैसे के ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री को इन सारे मुद्दों पर बीजेपी सदन में करेगी क्योंकि बीजेपी 7 नवंबर से प्रखंड स्तरों पर 12 तारीख तक यानी कल परसों तक
भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबी है, इसको लेकर कार्यक्रम चला रही है भ्रष्टाचार को खिलाफ लेकर। वहीं अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार भी केंद्रीय एजेंसियां और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन चला रही है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर विपक्ष और पक्ष हंगामा कर सकता है, लेकिन विपक्ष की ओर से जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की दबिश, आईटी की दबिश झारखंड में हो रही है, मुख्यमंत्री को समन जारी हो गई, इन सारी विषयों को लेकर बड़ा मुद्दा विपक्ष बना सकता है और इसको लेकर सदन में पूरी तरीके से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर सकता है। जी, मुख्यमंत्री के नाम पर एक और समन जारी हुआ ईडी के द्वारा। उन्हें कहा गया है कि 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को एक बार फिर ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या एक ये अहम मुद्दा नहीं होने वाला है इस विशेष सत्र के दौरान बहस को लेकर? देखिए, 6 मई से ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है और जिस तरीके से परत दर परत चीज़ें खुली हैं, 45 से 46 जगहों पर अभी तक छापेमारी ईडी ने की है और उसमें देखेंगे कि भारी मात्रा में कैश, भारी मात्रा में कागजात बरामद हुए जिसमें कि पैसे के लेन देन की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले बने हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर सदन में विपक्ष सरकार को पूरी तरीके से इन सारी विषयों पे घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि सदन में पहली बार ऐसा मौका होगा कि ईडी का समन मुख्यमंत्री को जारी हो और सदन की कार्रवाई हो। तो ऐसे में सदन में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी कि मुख्यमंत्री को सदन में, मुख्यमंत्री को ईडी ने समन जारी किया है, पहला समन जारी किया गया था तो मुख्यमंत्री बात करने के लिए नहीं गए, कार्यालय नहीं पहुंचे, पूछताछ से डर रहे हैं। सारी विषयों को लेकर मुद्दा बनाएगा और 17 तारीख को फिर दोबारा जो समन जारी हुआ है, इस दोनों चीज़ों को लेकर मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश बीजेपी करेगी। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या यूपीए के सरकार के पास, या कह लें कि गठबंधन के सरकार मैंडेट है, संख्या बल है, इसलिए किसी भी विधेयक को के नहीं पारित होने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन सदन में हंगामे की बात करें और सरकार को घेरने की बात करें तो बीजेपी के पास अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा है वो बड़ा मुद्दा बनेगा और सदन में इसे विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाकर एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश करेगी, भ्रष्टाचार के मामलों को उठाने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से ईडी कार्रवाई की है, कैश बरामद हुए हैं, सरकार के इर्द गिर्द लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उन सारी विषयों को लेकर लगातार सदन में चर्चाएं होंगी और हंगामा होना स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल विशेष सत्र है और विशेष सत्र पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कल के दिन। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि 11 नवंबर यानी कल के दिन झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है। इस दौरान स्थानीयता विधेयक को पारित की जाएगी, साथ ही साथ आरक्षण नीति को भी पारित की जाएगी इस विशेष सत्र के दौरान।